तो बच्चों ये हमारी जूम पे पहली क्लास है, ठीक है ना। लाइव क्लास हमारी जो है ये फर्स्ट क्लास है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितनी वीडियोस हमारी आई हैं अभी तक, वो वीडियो जो है हमने लीवर तक कवर किया है उनको। कुछ बच्चों का जो डाउट है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर इनको मैनेज कैसे करना है। बच्चों देखो, आपको एलिमेंट्री कैनाल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। हम एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। नंबर वन, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था दैट इज एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक को हमने क्या कहा था? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। और दूसरा जो पार्ट था दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। अब ग्लैंड के ऊपर मैंने आपको 20-22 मिनट का लेक्चर दिया था कि ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड हमारी बॉडी की कोई भी सेल, देखो हमारी पूरी बॉडी समझो पहले आप लोग, आज लाइव क्लास में हम यही बेनिफिट उठाएंगे। हमारी बॉडी की जो कोई भी सेल है, अब सर कोई भी से आपका मतलब क्या है, समझना है हर बच्चे ने, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी जो है समझने से बहुत अच्छे से समझ आती है, ठीक है ना। अगर आप लाइंस पढ़ेंगे तो इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। हमारी टोटल बॉडी जो है सारी की सारी सेल से बनी हुई है, आप लोग जानते हैं, लेकिन हर सेल का अलग अलग फंक्शन है। लेकिन कुछ सेल्स क्या करती हैं, अपने फंक्शन के साथ साथ सिक्रीशन का भी काम करती हैं, यानी कि वो कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करती हैं बच्चों, ठीक है ना। और जो भी सेल हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी सिक्रीट करती हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लैंड सेल बोलते हैं, और ग्लैंडुलर सेल, और ग्रुप ऑफ सेल है तो ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है ना। आपको अभी एक बात याद रखनी है, मैंने एक्सो एंडो को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, कहां पर? हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के टॉपिक के अंदर, कि मोस्टली जो होती हैं एक्सोक्राइन जो होती हैं वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ऐसा नहीं है कि सर वो म्यूकस नहीं सिक्रीट करती, म्यूकस भी करती हैं, ठीक है ना। लीवर एंजाइम नहीं सिक्रीट करता तो क्या वो एक्सोक्राइन नहीं है? नो डाउट एक्सोक्राइन है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डाइजेशन की बात करें तो, ठीक है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड मोस्टली एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे आप डक्ट ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, वो जो होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए। तो उसी कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट टाइम हमारी वीडियो के अंदर, यूट्यूब पे जो आपने चैनल पे मेरी वीडियो देखी, उसमें लीवर तक पढ़ा था, लीवर एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। तो आज हम लीवर से नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, और नेक्स्ट का नाम क्या है बच्चों? पैंक्रियाज। तो आप लोग हेडिंग बनाए, सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड दैट इज पैंक्रियाज, ठीक है बच्चों। अभी मैं बोर्ड पे आऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से परमिशन मांग रहे हैं, अभी मुझे सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एडमिट हॉल में नेक्स्ट टाइम हम सेटिंग कर लेंगे। तो हम आज पैंक्रियाज से स्टार्ट करेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड बच्चों हमने पढ़ा था, स्लाइवरी ग्लैंड के बाद हमने लीवर पढ़ा एज अ ग्लैंड, और अब हमारी बारी है पैंक्रियाज, ठीक है। क्लियर? शुरू करें? चलिए मैं सेट कर देता हूं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा आज का टॉपिक है बच्चों दैट इज पैंक्रियाज, ठीक है ना। पैंक्रियाज इज आवर नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। पैंक्रियाज को बच्चों जो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। क्यों बोलते हैं सर मिक्स्ड? ऐसा क्यों कहा गया? अभी हमने बताया, ये हमारी ये क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों है सर ये मिक्स्ड ग्लैंड? बच्चों आप मिक्स्ड ग्लैंड के सामने लिखेंगे बिकॉज इट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों की दोनों है। इट इज, क्या है ये? अगर हम बात करें, ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों ग्लैंड एक कैसे हो सकती है? या तो वो एक्सोक्राइन होनी चाहिए या वो एंडोक्राइन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि बच्चों जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है या कोई टिश्यू है वो बहुत सारे नंबर से बनी होती है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। इसके अंदर कुछ सेल जो हैं वो एक्सोक्राइन रोल प्ले करती हैं और कुछ सेल जो हैं वो एंडोक्राइन रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अभी हम परसेंटेज भी बताएंगे कि कितनी सेल हैं वो। ठीक है, इसीलिए इस ग्लैंड के लिए हमारा एक वर्ड आ जाता है। क्या वर्ड आ जाएगा? क्योंकि ये दोनों है बच्चों, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, इसीलिए इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? HETEROCRINE, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब समझ आया आपको? मिक्स्ड का मतलब है और हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब जो है, क्या मतलब हुआ? बिकॉज इट एक्ट एज और बोथ ऑफ द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, दोनों की तरह हमारा ये काम करती है। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि ये सर होती कहां है? देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बच्चों आपके लिए डायग्राम बनाया था। क्या? कि लीवर से आई थी ऊपर से कौन? ऊपर से लीवर से आई थी हेपेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट आई थी, याद है ना बच्चों आपको? और नीचे यहां पर एक लीफ लाइक जो थी ग्लैंड प्रेजेंट थी। क्लियर है बच्चों? ये जो लीफ लाइक ग्लैंड थी दैट इज पेंक्रियाज। ठीक है ना? तो जो पेंक्रियाज थी, पेंक्रियाज के अंदर से कौन आया? पेंक्रियाज के अंदर से आई थी पेंक्रिएटिक डक्ट, आई थी ना बच्चों? और हमने पढ़ा था कि पेंक्रिएटिक डक्ट दो हैं, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल वाली का नाम क्या था? नॉन फंक्शनल का नाम क्या था बच्चों? डक्ट ऑफ विर्सिंग एंड डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, याद है? तो जो डक्ट ऑफ सेंटोर्नी थी वो क्या थी? वो हमारी नॉन फंक्शनल डक्ट थी। ठीक है ना? और जो हमारी डक्ट थी कौन सी? डक्ट ऑफ विर्सिंग। तो जो डक्ट ऑफ विर्सिंग है वो हमारी फंक्शनल डक्ट थी। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से कौन आया था ऊपर से? ये आ गई थी हमारी कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट आकर के अटैच हो गई थी किसके अंदर? पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे यहां पर, ये लो बच्चों। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट जाकर के ओपन हुई थी किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। याद है ना बच्चों आपको? एम्प्यूला ऑफ वेटर बना था यहां पे, है ना? दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सी शेप पढ़ा था हमने, दिस वन। क्लियर है बच्चों? और यहां पर हमारा क्या था? यहां पर एम्प्यूला को, यहां पर एक हमारा स्विंक्टर था, दैट इज स्विंक्टर ऑफ ओडी। याद है ना आपको? और यहां पर कौन सा था? स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये बॉयडन और यहां पर ओडी जो रेगुलेट करता था। ठीक है ना? क्लियर? तो बच्चों ये जो ग्लैंड है हमारी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इट इज प्रेजेंट एट द और एट द सी शेप कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है? दैट इज प्रेजेंट एट और ओपन, लेकिन हमने ओपन को बच्चों यहां कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्टमक के नीचे से जहां से सी शेप हमारी बनती है किसकी? ड्यूडेनम की। ठीक है, वहां से ये ओपन होती है, मतलब उसकी जगह होती है। यहां पे स्टमक आ गया था हमारा, लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था। प्रेजेंट एट सी शेप्ड कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या थी हमारी? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था। क्लियर? क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये कौन है हमारी? दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है बच्चों, ये कौन है यहां पर? स्पिंचर ऑफ बॉयडन, दैट इज ड्यूडेनम। ठीक है, ये कौन है? अगर ये फंक्शनल है तो ये यहां से यहां तक हो गई हमारी क्या? पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना? मैं पी डक्ट लिख रहा हूं इसको,
पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये कौन हो गई बच्चों यहां से यहां तक, क्योंकि इसमें हेपेटिक डक्ट आकर के जुड़ चुकी है, तो इसका नाम पड़ जाता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसे पढ़ा था, ठीक है ना, दैट इज हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है बच्चों? अब हमारी बात आई पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज जो है बच्चों ये क्या है हमारी, दैट इज द पैंक्रियाटिक ग्लैंड और पैंक्रियाज, ठीक है, ये हमारी पैंक्रियाज हो गई। अब जो मेजर पॉइंट है कि बच्चों इसके 3 पार्ट होते हैं। पैंक्रियाटिक ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 हेड पोर्शन, क्या है ये, हेड, ठीक है बच्चों। नंबर 2 दैट इज बॉडी, बॉडी, एंड नंबर 3 दैट इज टेल। क्लियर है, ठीक है ना, 3 पार्ट हैं इसके रीजन वाइज। लेकिन अब बच्चों हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि सर पहले आप एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की डिटेल बताइए। बिल्कुल बच्चों, पैंक्रियाज में सबसे पहले वही मेंशन की जाएगी। अब मैं इसे यहां से रब करूंगा ताकि आप लोकेशन आपको दिखानी थी, ठीक है ना। चलिए, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो एरिया होता है वहां ये प्रेजेंट होती है। किसी भी तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कितने पार्ट हैं इसके, 3 पार्ट्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हेड, नंबर 3 बॉडी, एंड नंबर 3 टेल। क्लियर, ठीक है। चलिए, ये तो पार्ट हो गए जो हमने डायग्राम में भी अभी कंसीडर किए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है बच्चों, दैट इज द, हमने कहा एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन पार्ट की। एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है ना। एक्सोक्राइन पार्ट क्या है सर, कितना है, कितनी सेल्स हैं। देखो बच्चों, जो हमारी ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर 97 टू 98% और कुछ जगह हम लोग क्या बोलते हैं, नियर अबाउट 99%, ठीक है ना। चलिए, मैं यहां मेंशन करता हूं, हमारी जो पैंक्रियाज है उसका 98 से लेकर के 99% जो पार्ट है दैट इज एक्सोक्राइन, ठीक है ना। पार्ट यानी कि मोस्टली सेल जो है वो कौन है, एक्सोक्राइन है। अब एक्सोक्राइन कौन है, जो अपने सिक्रीशन को डक्ट में, ओपन कैविटी में ओपन या सिक्रीट करती हैं, पोर करती हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब उस पार्ट का सर क्या कोई स्पेशल नाम है, हाँ बच्चों बिल्कुल, उसका नाम है हमारा पैंक्रियाटिक एकिनी। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक एकिनी, ठीक है, दिस वन। अब यानी कि द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ, मैं नोट करेंगे बच्चे आप लोग, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक एकिनी, ठीक है ना। काम क्या है, इट सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर है बच्चों, क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस करता है। अब सर पैंक्रियाटिक जूस की इंपॉर्टेंस क्या है, पैंक्रियाटिक जूस की बच्चों इंपॉर्टेंस है कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हमेशा कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट। यानी कि दिस जूस कंटेन्स पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है बच्चों। आपने पूरा लिखना है, जहां पर पी डॉट कर रहा हूं दैट इज द पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों क्या, सिंपली एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन पार्ट की। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो बच्चों हार्मोन सिक्रीट करता है, क्योंकि आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड मोस्ट हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है ना। क्लियर। अब अगर 99% सेल हमारी एक्सोक्राइन है तो एंडोक्राइन सेल कितनी होंगी, केवल 1 से 2%। कितनी है वो, 1 to 2% ओनली, ठीक है। चलिए, तो हम मेंशन करेंगे
दैट इज द नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। कितना है बच्चों ये? 1 to 2% ओनली, बहुत थोड़ा पार्ट है, यानी कि 1 से 2% सेल जो हैं पैंक्रियाज की, वो क्या है हमारी? वो है हमारी एंडोक्राइन सेल, ठीक है ना। और वो क्या सिक्रीट करती हैं? वो हमेशा हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। अब इन्हें, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज कोल्ड एज बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा, आइलेट ऑफ लंगरहैंस। क्या वर्ड सुना आपने? आइलेट ऑफ लंगरहैंस। क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये कहीं कहीं पर ग्रुप्स में पड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, और लंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करके हमें बताया था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? कोल्ड एज आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस, ठीक है ना। ये अब कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए पैंक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पार्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। कितने परसेंट होती हैं? 1 से 2% होती हैं केवल, ठीक है। लेकिन बच्चों जो मेजर पॉइंट आता है इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं? ठीक है, ये 2 होती हैं, ये आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस 1 से 2% होती हैं, लेकिन बेसिकली ये जो है बच्चों ये 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? इनमें 3 तरह की अलग अलग सेल पाई जाती है, ठीक है ना। क्या नाम है सेल के? नंबर 1 अल्फा सेल, ठीक है ना। नंबर 2 बीटा सेल्स, ठीक है। एंड नंबर 3 दैट इज डेल्टा सेल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट है उसके अंदर हमारी 3 तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अल्फा सेल, नंबर 2 बीटा सेल, नंबर 3 डेल्टा सेल, ठीक है ना। अब सर ये अलग अलग सेल, क्या इनका फंक्शन भी अलग अलग है? बिल्कुल बच्चों, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सी सेल क्या सिक्रीट करती है। बच्चों अल्फा सेल हमेशा क्या सिक्रीट करती है? एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकेगोन। क्या नाम है? ग्लूकेगोन हार्मोन सिक्रीट करती है, ग्लूकेगोन हार्मोन, ठीक है। और जो बच्चों हमारा बीटा सेल है वो क्या सिक्रीट करती है? वो करती है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और जो हमारी डेल्टा सेल है वो क्या सिक्रीट करती है? दैट इज द सोमैटोस्टेटिन। क्या सिक्रीट करती है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है ना। तो इसने क्या सिक्रीट किया? सोमैटोस्टेटिन, SOMATOSTATIN। क्लियर? तो अब बच्चों आपको इनके फंक्शन पता होने चाहिए। क्या? कि सर हमारा जो ग्लूकेगोन है, हमारा जो ग्लूकेगोन है और इंसुलिन है, दोनों के दोनों ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। क्या सर दोनों एक ही काम करते हैं? हाँ बच्चों, अगर हम बात करें रेगुलेशन की तो दोनों एक ही करते हैं, लेकिन अगर फंक्शनिंग की बात करें तो दोनों की फंक्शनिंग जो है वो डिफरेंट है। कैसे सर? देखो, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है तब ग्लूकेगोन एक्टिव होता है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। यानी कि जो ग्लूकेगोन है वो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सही है। और जब बच्चों हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है अपनी नॉर्मल अमाउंट से, तब उस कंडीशन पे क्या होता है? उस कंडीशन पे एक्टिवेट हो जाता है हमारा कौन? इंसुलिन हार्मोन। इसीलिए वो क्या करता है? वो कहता है नहीं भाई ग्लूकेगोन आप ऐसा करिए, अपना काम बंद करिए, क्योंकि ना हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया है, ठीक है, हमें उसे नॉर्मल कंडीशन तक लेके जाना है। तो इंसुलिन क्या करता है? फिर इसकी एक्टिविटी को रुकवा करके उस ब्लड ग्लूकोज लेवल जो इंक्रीज हुआ था
उसको नॉर्मल यानी कि डिक्रीज करके नॉर्मल तक लेके जाता है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या हुआ बच्चों? इंसुलिन का फंक्शन हुआ कि वो दैट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। और सब बच्चों जो सोमेटोस्टेटिन है ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर सोमेटोस्टेटिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो आप तीसरे हार्मोन का फंक्शन नोट करेंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस इन अवर बॉडी, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन थे। क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा हमारा पैंक्रियाज का हाई ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन डिक्रीज करने के लिए है, तो ये अब आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्या, सिक्रीटरी पार्ट, कौन सा? एंडोक्राइन। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्सोक्राइन, ठीक है। तो यहां तो बच्चों हमने केवल सिंपल वे में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ा, लेकिन अगर हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा कि जो हमने एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर पैंक्रियाटिक जूस पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से हार्मोन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो नोट डाउन बच्चों आप साथ साथ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक जूस की, ठीक है। तो चलो बच्चों हेडिंग बनाओ, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में बच्चों आपने सबसे पहले क्या लिखना है? पैंक्रियाटिक जूस ऑफ पैंक्रियास इज ऑलवेज secreted by exocrine part of pancreas। सबसे पहली लाइन, pancreatic juice is always secreted by exocrine part of pancreas, ठीक है। चलिए जूस, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लाइन आपने लिख ली, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में बच्चों जो मेजर पॉइंट है वो हमारा 2 चीजें हैं, वाटर प्लस एंजाइम, वाटर प्लस एंजाइम, ठीक है। जो वाटर की अमाउंट है वो कितनी होती है? अगर हम बात करें वाटर, वो कितना है? 96%, ठीक है। क्लियर हो गया? और जो दूसरा पार्ट है बच्चों हमारा वो क्या है? दैट इज द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। सेकंड पार्ट इज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। मैं बच्चों इसको पी एंजाइम्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। अब आपको यह ध्यान रखना है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं, और इसी से बच्चों आपको यह भी पता चलेगा कि जो हमारी पैंक्रियाज है वो कौन कौन से एंजाइम्स सिक्रीट करती है, ठीक है। क्लियर? चलो, तो आप एक बात समझिए, ये हमारी बकल कैविटी है, ये वाली, ठीक है। यहां डाइजेशन हुई सबसे पहले किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, इनके स्टार्च की, ठीक है। फिर वो खाना पहुंचा कहां पर? पे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो स्टमक के अंदर केवल डाइजेशन हुई किसकी? प्रोटीन की। फिर वो सेमी डाइजेस्टेड फूड जिसे हम काइम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे डाइजेशन के अंदर, वो पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि सर बकल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट टूटता है 30 to 40%, वो हम आगे पढ़ेंगे, और स्टमक के अंदर केवल प्रोटीन की डाइजेशन होती है। लेकिन इंटेस्टाइन एक ऐसी एरिया है जहां पर सबके सब टूटते हैं। सबके सब से मेरा मतलब क्या है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड्स, एंड नंबर 4 दैट इज न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होता है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है। तो यानी कि अब वहां पर अगर वो सब प्रेजेंट हैं
अगर वहां पर बच्चों वो सब प्रेजेंट हैं या उनकी डाइजेशन होती है, तो कॉमन सी बात है कि वहां पर जो हमारे एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम, चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या पढ़ा, वाटर है 96% और पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम के अंदर, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। पहला क्या है, नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। दूसरा जो बच्चों हमारा एंजाइम है दैट इज द काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन, इसके आगे काइमो लग जाएगा, ठीक है ना। काइमो, CHYMOTRYPSINOGEN, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। जो थर्ड हमारा एंजाइम है बच्चों, वो कौन सा है, वो है हमारा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। थर्ड वन इज द प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, PRO, CARBOXY प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो अब बच्चों आपने इन तीनों के सामने सबसे पहले तो क्या करना है, ये तीनों को नोट करना है। किस तरीके से कि सर ये तीनों जो हैं हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, यानी कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप इनके सामने लिखेंगे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या लिखेंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है बच्चों। अब जब आपने यहां पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लिख दिया, तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि बच्चों जो सिक्रीट होते हैं ना, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। यानी कि यहां आप मेंशन करेंगे दैट दे ऑल आर द, ये माइक थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है घूमने पे, दीज आर द इनएक्टिव, ये कौन है, इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है बच्चों। अब एक चलो मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूं, कभी भी किसी भी एंजाइम के सामने अगर प्रो लगा हो, देखिए प्रो, दैट इज प्रो, या पीछे लगा हो जन, चाहे वो एंजाइम कहीं का भी हो, ठीक है बच्चों, तो एकदम सीधा सोच लेना दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज इनएक्टिव एंजाइम। अगर किसी भी एंजाइम के सामने, अगर किसी प्रोटीन के सामने बच्चों क्या लगा हो, क्या लिखा हो, अगर लिखा हो प्रो या पीछे लिखा हो जन, तो वो क्या है, हमारा इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है हमारा, इनएक्टिव, क्लियर। और इन सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, इनके लिए एक वर्ड है बच्चों, क्या क्या वर्ड है, दैट इज जाइमोजन, ZYMOGENS, जाइमोजन्स। मैं यहां पे क्यों नहीं लिख रहा जाइमोजन, क्योंकि वो सबके लिए होता है, चाहे वो कहीं का भी हो एंजाइम हो, अगर वो इनएक्टिव है, प्रोटीन इनएक्टिव है, तो क्या होगा, क्या होगा, वो इनएक्टिव होगा, उसे जाइमोजन कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तीन जो है हमारे, ये है हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम है बच्चों, वो है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, चलिए, पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, ठीक है ना, यानी कि लिपिड को तोड़ने वाले, पैंक्रियाज के वो एंजाइम जो लिपिड के ऊपर एक्ट करेंगे, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें हम स्टेप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप्सिन, STEAPSIN, STEAPSIN, स्टेप्सिन, ठीक है ना।
बच्चों वैसे अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, यानी कि पैंक्रियाटिक लाइपेज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, लाइपेजेस, और जिनको पैंक्रियाज रिलीज करता है तो वो क्या बन जाएंगे, पैंक्रियाटिक लाइपेज बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो उनको क्या बोलते हैं, स्टेप्सिन बोलते हैं, STEAPSIN। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो स्टेप्सिन है ये 3 तरह के होते हैं। कौन से? नंबर 1 सिंपल पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। पहला कौन हुआ, पैंक्रियाटिक लाइपेज। दूसरा कौन है बच्चों हमारा, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। लिखो स्पेलिंग, CHOLESTROL, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ESTERASE, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। ठीक है, क्लियर। थर्ड जो बच्चों हमारा है दैट इज द फोस्फोलाइपेज। थर्ड कौन है, फोस्फो, PHOSP, फोस्फो, PHOSPHO, फोस्फो लाइपेज, यानी कि वो लिपिड जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, फोस्फोलाइपेज। ठीक है बच्चों, तो ये कौन हुआ हमारा, देखो एक ये था प्रोटीन को तोड़ने वाला, ये हो गया लिपिड को तोड़ने वाला। ठीक है ना। अब 2 चीजें बच गई, क्योंकि हमने 4 चीजें गिनी थी ना, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो जो 2 चीजें यहां पर कवर हो गई, तीसरी रह गई कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स को बच्चों बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं, अमाइलेज। ठीक है ना। तो जो एमाइलेज पैंक्रियाज सिक्रीट करता है उसको क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। एक और था बच्चों, कहां पर, सलाइवरी ग्लैंड का, उसका नाम क्या था, स्लाइवरी अमाइलेज। क्या नाम था उसका, दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज। तो यहां पर क्या नाम आएगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज का जो साइंटिफिक नेम है उसे क्या बोलते हैं, अमाइलोप्सिन। क्या बोलते हैं, AMYLOPSIN, अमाइलोप्सिन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, अमाइलोप्सिन। ठीक है, तो ये किसको तोड़ने का काम करेगा, ये तोड़ने का काम करेगा इसको, हमारे कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो 3 चीजों के ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट है। चलिए हमारी बची चौथी चीज, नाम क्या है उसका, चीज मींस मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जिन्हें हम डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। तो ये नीचे पॉसिबल नहीं होगा, मैं यहां पर थोड़ा सा डिमार्केशन दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। चलिए छोटा सा एक पॉइंट रह गया, फोर्थ, यानी कि नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे एंजाइम की, दैट आर द न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस, देखो न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले। कितने हो गए, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले, न्यूक्लिएज। यानी कि नेक्स्ट हमारा ग्रुप क्या है, न्यूक्लिएजेस का, जो किसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चों, न्यूक्लिक एसिड के। तो आपने यहां मेंशन करना है, दैट आर द लिपिड, दैट आर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है बच्चों, क्लियर। ओके सर। तो ये किसको तोड़ेंगे, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। उसके बाद हमारा यहां पर एंजाइमेटिक पोर्शन पूरा हो जाता है किसका, पैंक्रियाटिक जूस का। ठीक है, यानी कि ये हमारी कॉम्पोजिशन है पैंक्रियाज की, सिक्रीशन की। बच्चों देखो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे। क्यों, क्योंकि वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, और तो जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी ज्यादा होती है अपनी बॉडी के बारे में। अभी तक आप केवल पार्ट पढ़ रहे थे। अब आ गया हमारा केमिकल फंडा, जो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये मैंने आपको इसीलिए पहले कराए हैं, क्योंकि अब जब इसके बाद मैं डाइजेशन टॉपिक कंटिन्यू करूंगा तो वहां पर मैं एंजाइम्स के नाम लूंगा। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। इसीलिए मैंने एंजाइम्स, लीवर की सिक्रीशन, हमारे सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन, हमारे पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन पहले ही आपको बता दी, ताकि जब ये नाम वहां पर आए
तो आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि ये कहां से सिक्रीट हुआ था, ठीक है ना। लर्न आपको करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो, तो बच्चों अब जो हमारा मेजर पार्ट है दैट इज द पीएच ऑफ पैंक्रियाटिक, यानी कि कितने पीएच पर ये काम करता है। इसका पीएच है बच्चों 7.8। पीएच हर जगह का याद रखना है। हमने 6.8 पीएच था कहां का, बकल कैविटी का, ठीक है ना। 1.8 से लेकर 2 पीएच किसका है, स्टमक का, ठीक है ना। और पैंक्रियाटिक जूस का पीएच कितना है, 7.8, ठीक है ना। और मैं इसको क्या कह सकता हूं, स्लाइटली एल्कलाइन भी कह सकता हूं, 6.8 को स्लाइटली एसिडिक भी कह सकता हूं। या समझ आया बच्चों आपको। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा किसका, पैंक्रियाज का। ये कैसे काम करते हैं, इनके फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कंसीडर करना जरूरी है, और वो हमारी पैंक्रियाज का लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। वो लास्ट पॉइंट क्या है कि अभी आपने देखा था कि ये हमारे जितने भी एंजाइम सिक्रीट हुए थे, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुए थे, है ना, पता है ना आपको। तो सर एक बात बताइए, इनएक्टिव जो एंजाइम है या कोई भी चीज है इनएक्टिव, वो अपना वर्क कैसे कर सकती है ना। तो अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम का वर्क है डाइजेशन करना। तो सर अगर वो इनएक्टिव है तो डाइजेशन कैसे करेगी, आपको ये समझना है, ठीक है ना। यानी कि सर पहले उसे इनएक्टिव से एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट होना होगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने बात की थी ट्रिप्सिनोजन की, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं ट्रिप्सिनोजन, चलिए बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन की। मैंने क्या कहा था, किसी के भी पीछे जन या आगे प्रो लगा हो तो वो क्या बन जाएगा, इनएक्टिव। तो यानी कि जन को हटाना होगा, तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं बच्चों दैट इज इनएक्टिव, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर, किसके अंदर, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। तो समझ लेना बच्चों कि क्या, देखो इसके आगे ना प्रो है ना पीछे जन है, हट गया ना पीछे से जन, तो ये क्या हो गया, एक्टिव, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब आपने क्या समझना है कि सर इसको एक्टिव किसने किया, इसने एक्टिव किसने किया, ठीक है ना। आप नोट करेंगे, ऑल द एंजाइम्स, नोट डाउन करिए, ऑल द एंजाइम्स secreted by pancreas are inactive, or enzymes are secreted by pancreas in inactive condition, but when they reach in the intestine or duodenum, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी पैंक्रेटिक ग्लैंड कहां खुली थी, ड्यूडेनम के अंदर। तो वहां पर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी क्या है बच्चों, वो भी एक ग्लैंड है, वो भी अपना सिक्रीशन यानी कि जूस, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। उस जूस का साइंटिफिक नेम है सकस एंटेरिकस। क्या नाम है, सकस एंटेरिकस। उस सकस एंटेरिकस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्या नाम है उसका, एंटेरोकाइनेज। क्या नाम है बच्चों उसका, एंटेरोकाइनेज। यानी कि आप अब नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एंटेरोकाइनेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्ट अपॉन द ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, चलो बच्चों, एंटेरोकाइनेज, ENTEROKINASE, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ये एंटेरोकाइनेज किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है। मैं यहां लिख रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन, सॉरी एंजाइम, ठीक है ना। ये क्या है, किसने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या सिक्रिएट किया, एंटेरोकाइनेज।
और एंटेरोकाइनेज ने किसके ऊपर एक्ट किया? ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक्ट किया, और ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म में, दैट इज द ट्रिप्सिन। किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन, दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में बच्चों इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या करता है ट्रिप्सिन? ये ट्रिप्सिन जो है हमारे जो बाकी सारे एंजाइम हैं उनको एक्टिव कर देता है। समझ आया? चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। हमारा सेकंड हार्मोन क्या था? काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या नाम था? चलिए मैं मेंशन करता हूं यहां पे, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना। इनएक्टिव है ये। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। जन हट जाएगा ना पीछे से। किस में कन्वर्ट होगा? काइमोट्रिप्सिन। कौन करेगा? जब ये एक्टिव ट्रिप्सिन इसके ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। ये लीजिए, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है ना। क्या फर्क आया? ये इनएक्टिव था और ये कौन है? एक्टिव। किसने कर दिया सर? ये कर दिया बच्चों, ट्रिप्सिन ने एक्ट किया। किसके ऊपर? ये देखो, ट्रिप्सिन ने एक्ट किया किसके ऊपर? रिएक्ट किया किसके साथ? काइमोट्रिप्सिनोजन के साथ, कन्वर्ट कर दिया काइमोट्रिप्सिन के, ठीक है ना। एक और पढ़ा था बच्चों हमने, क्या? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एक और पढ़ा था ना, है ना। नेक्स्ट इज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है बच्चों, ये इनएक्टिव है, ठीक है, दैट इज द इनएक्टिव। अब इस इनएक्टिव को एक्टिव होना है तो किस में कन्वर्ट होगा? इसका प्रो हट जाएगा, क्या बनेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या बनेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्या है? एक्टिव। इसको सर एक्टिव किसने बनाया? इसी ने, ट्रिप्सिन ने। ये देखिए, यहां से इसने इसी के ऊपर एक्ट किया और इसको भी क्या किया? एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। तो समझ आया बच्चों? ये था मेजर पॉइंट, आपने इसको नोट करना है। क्या लिखेंगे आप? एंटेरोकाइनेज एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और always present in the secretion of small intestine, that is called as succus entericus, उसमें present होता है हमेशा ये, and it always act upon the trypsinogen enzyme of pancreas and convert it into active form, that is called as trypsin. This trypsin act upon the another enzyme of pancreas and convert them into active state और condition। समझ आया? ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पैंक्रियाज के बारे में। यहां हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है, चलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिपीट, मुझे फोन में पीछे जाना पड़ रहा है देखने के लिए। चलिए मैं रिपीट करता हूं। एंटेरोकाइनेज enzyme is always secreted by juice of small intestine, ब्रैकेट में आप लिखेंगे सकस एंटेरिकस, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस का नाम क्या है? सकस एंटेरिकस। दिस एंटेरोकाइनेज एक्ट अपॉन द trypsinogen of pancreas and convert them into active form called as trypsin। ठीक है ना बच्चों, यहां से आप अब ना आपका लेवल बढ़ गया है, 11th में आ गया ना। अब वैसे चलो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ना ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको अपने आप कोरिलेट करना शुरू करो। देखो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या था? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ने किसके ऊपर काम किया? ट्रिप्सिनोजन के। कन्वर्ट किस में कर दिया? ट्रिप्सिन में। तो अपने आप लाइन बनेगी,
ये शॉर्ट फॉर्म होती है पढ़ने की, अभी आपको धीरे धीरे इसकी भी हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हमने क्या लिखा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन। नाउ आगे लिखेंगे, दिस ट्रिप्सिन और दिस एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन is always act upon or react with another inactive is react with another inactive enzymes of pancreas and convert them into एक्टिव स्टेट और कंडीशन। समझ आया? यानी कि पैंक्रियाज जो हैं, एक बात और याद रखना बच्चों, किसी भी तरह स्टेटमेंट दी जाएगी आपको नीट में कि पैंक्रियाज के जो एंजाइम हैं, अगर उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम की रिएक्शन या कंपनी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। और अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो वो अपना एक्ट भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि पैंक्रियाज के सिक्रीशन को, एंजाइम्स को अपनी वर्किंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस की या उसके एंटेरोकाइनेज एंजाइम की जरूरत होती है, वरना वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आकर के हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड कंप्लीट हो जाती हैं, जो 3 थी नंबर में। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 दैट इज लिवर एंड नंबर 3 पैंक्रियास। सर 2 रह गई, कौन कौन सी, स्टमक और दूसरी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक का ग्लैंडुलर पार्ट हमने पढ़ा था, 3 तरह की सेल थी उसके अंदर, मेरी वीडियो के अंदर, स्टमक की वीडियो के अंदर से आपने पढ़ा था। कौन कौन सी सेल थी, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल और गोबलेट सेल। क्या क्या सिक्रीशन थी, पेप्सिनोजन इनएक्टिव अडल्ट के अंदर, प्रोरेनिन बच्चों के अंदर, ठीक है। दूसरी सिक्रीशन थी हमारी पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल की, दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तीसरी सिक्रीशन थी बच्चों गोबलेट सेल की, दैट इज म्यूकस, ठीक है ना। अब HCl जो स्टमक के अंदर है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि उसके बर्निंग एक्शन से कौन प्रिवेंट करता है, क्योंकि स्टमक के अंदर अगर HCl सिक्रीट होगा तो HCl एसिड है, तो उसकी दीवारों को बर्न करेगा। तो उस कंडीशन में जो गोबलेट सेल है वो म्यूकस की लेयर बनाती है मोटी सी, किसके, स्टमक की इनर लाइनिंग पे। देखो अगर ये वॉल है, इसको मैं वॉल मान लेता हूं, ठीक है, मैं देखता हूं बोर्ड में कहां तक दिख रही है। चलिए, ये जो वॉल है बच्चों, ये वाली, ये जो वॉल है, ये अंदर से ईंट की बनी हुई है, ब्रिक्स की बनी हुई है, लेकिन ऊपर इसके सीमेंट लेयर है, बाहर भी है अंदर भी है। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इनर लाइनिंग और बाहर वाली को बोलते हैं आउटर लाइनिंग। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग होती है, जो क्या करती है, HCl का जो एडवर्स एक्शन है किसके ऊपर, स्टमक की वॉल के ऊपर, उसको क्या करती है, वो बचाती है, ठीक है ना। क्लियर, चलो तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे बच्चों यहां पर, जिसका नाम है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या नाम है, डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर, या आप हेडिंग बनाएं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर फिजियोलॉजी क्या होती है। देखो बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन करके आज की क्लास हम कंप्लीट हो जाएगी हमारी। हम जब भी बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीजें ही कंसीडर होती है। वैसे तो बायोलॉजी का मतलब है, बायो माने लाइफ और लॉजी माने स्टडी, किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लगा हो दैट इज द स्टडी, बायोलॉजी, ठीक है ना। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन की स्टडी, यानी कि हार्मोनल ग्लैंड की स्टडी, ठीक है। तो आपको यहां ध्यान देना है, क्या ध्यान दोगे, कि अगर बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, तो चाहे किसी भी लिविंग बींग को आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी को भी, ठीक है,
तो उसमें आप 3 ही चीजें पढ़ते हैं केवल। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, नोट डाउन करेंगे साइड में या पेज पे ऊपर नोट करेंगे। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, लिख लिया मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट यस सर। 2 लाइन छोड़ करके दूसरा वर्ड लिखेंगे, दैट इज एनाटॉमी, दैट इज एनाटॉमी। ठीक है, और जो बच्चों थर्ड वर्ड है 2 लाइन छोड़ के उसे लिखेंगे, दैट इज फिजियोलॉजी, PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। ठीक है, अब बच्चों आपको इनके तीनों के मतलब पता होने चाहिए, कुछ बच्चों को पता भी होंगे नो डाउट। ठीक है, लेकिन सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखो बच्चों, जब तक हम बायोलॉजी का बेसिक नहीं समझेंगे, बेसिक पर नहीं जाएंगे, तो उस पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगा, केवल आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, इसीलिए मैं इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आपके क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी, चलिए मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए कि आप मेरी स्टडी कर रहे हैं, आप ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, मैं बाहर से देखने में कैसा हूं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। सिंपल सा पॉइंट, बिल्कुल सिंप्लिसिटी से बायोलॉजी पढ़िए, बहुत समझ आएगी। यानी कि मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। इस धरती पर पाया जाने वाला कोई भी जीव बाहर से देखने में कैसा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। समझ आया? और बच्चों मॉर्फोलॉजी जो है हमेशा बेसिकली 3 चीजों को कवर करती है, साइज, शेप एंड कलर। मेरा साइज कितना है, आपको पता है ना, ह्यूमन बेसिकली कितने होते हैं, नियर अबाउट एवरेज जो है 6 फीट तक वो हो सकते हैं। इससे ऊपर जो होते हैं हम बोलते हैं बहुत लंबा है, खंबा है ना, पढ़ा हुआ जाइंटिज्म, है ना। क्यों क्यों पढ़ा आपने डिजीज में? क्योंकि हर स्पीशीज का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा कि मॉर्फोलॉजी में 3 चीजें कंसीडर होती हैं, साइज, शेप एंड कलर। ठीक है ना, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, दूसरा वर्ड है बच्चों एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या कहती है कि जो मैं ये बाहर से देखने में ऐसा हूं, क्या मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऐसा है? क्या मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऐसा है या डिफरेंट है? ठीक है ना, तो यानी कि मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कहां कहां लगे हुए हैं, मेरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कहां कहां लगे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि हार्ट यहां पर है, लीवर यहां पर है, डायफ्राम बीच में है, आईज यहां पर है, हेड यहां पर है, ठीक है ना, स्टमक यहां पर है। क्लियर? तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, यानी कि इन स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो नोट डाउन करो बच्चों, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम केवल ये पढ़ते हैं, एनाटॉमी के अंदर हम केवल ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में ऑर्गन कहां कहां प्रेजेंट है, किस तरह से वो प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, समझ आया आपको? दैट इज द एनाटॉमी। थर्ड जो बच्चों हमारा पॉइंट है, क्योंकि ये कोई जरूरी थोड़ा ना है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट यहीं पर होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की शेप ऐसी होती ही नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की शेप अलग अलग होती है ना। चलिए, तो थर्ड हमारा पॉइंट है, दैट इज द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होती है बच्चों स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। सर अभी तो आपने कहा स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन को एनाटॉमी बोलते हैं, नहीं, मैंने कहा स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कि वो कहां पर प्रेजेंट है, दैट इज एनाटॉमी। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे आप डाइजेशन पढ़ रहे हो ना, तो ये हमारी फिजियोलॉजी है, किसकी? डाइजेस्टिव ट्रैक की। कि डाइजेस्टिव ट्रैक, पहले तो आपने पढ़ा डाइजेस्टिव ट्रैक कहां प्रेजेंट है, दैट इज द एनाटॉमी। लेकिन अब जब आप डाइजेशन पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है ना, तो ये हुई फिजियोलॉजी।
तो बच्चों आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो इंट्रोडक्शन हमें देनी है उसका नाम क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हेडिंग बनाएंगे, और ये इस चैप्टर का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल या कहिए बोरिंग टॉपिक जो है वो यही है। आज केवल मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन हमारी बॉडी में होता कैसे है। तो बच्चों डाइजेशन जो है हमारा, उसके दो तरीके हैं। नंबर 1 फिजिकल डाइजेशन एंड नंबर 2 दैट इज केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन and number 2 that is chemical digestion। क्लियर? एक बच्चे ने कल मेरे से पूछा था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल डाइजेशन। तो ये वही टॉपिक है, ठीक है ना। ये सिंपल सा हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज द फिजिकल डाइजेशन एंड दैट इज केमिकल डाइजेशन। देखिए नाम से पता चल रहा है, अगर फूड को डाइजेस्ट करने में कहीं पर भी कोई केमिकल अपना रोल प्ले करेगा तो वो केमिकल डाइजेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारा बॉडी का पार्ट अपनी एक्टिविटी की वजह से, अपनी मूवमेंट की वजह से डाइजेशन शो करेगा, करवाएगा, तो वो फिजिकल डाइजेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फिजिकल डाइजेशन, जिसको हमने मैकेनिकल डाइजेशन कहा था। फॉर एग्जांपल चलिए, मेरे दांत जो हैं फूड को काटने का काम कर रहे हैं, दैट इज द फिजिकल डाइजेशन। स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है बार बार और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके एग्जांपल हुए? फिजिकल डाइजेशन के। लेकिन बकल कैविटी के अंदर जब हम सलाइवरी अमाइलेज पढ़ते हैं तो वो एक एंजाइम हुआ, वो एक केमिकल हुआ जो फूड के अंदर प्रेजेंट किसको, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेगा। उसे क्या कहेंगे? केमिकल डाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन की समझ आ गया आपको। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1 पहला कैरेक्टर नोट करेंगे आप मेरे साथ, नो चेंज इन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के अंदर इसके कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ फूड। क्यों? देखो बच्चों, आपने दांतों से रोटी को काटा है, क्या उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज किया? नहीं। क्या उसके अंदर केमिकल के लेवल पर चेंज लेकर के आए? नहीं लाए। तो इसीलिए कभी भी केमिकल नेचर पे फूड की कभी चेंज नहीं आता। दूसरा जो मेजर पॉइंट है, नो यूज ऑफ एंजाइम। कभी कोई एंजाइम यूज नहीं होता फिजिकल डाइजेशन में। नो यूज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की यूजेज फिजिकल डाइजेशन के अंदर नहीं होती। तो सर कहां कहां पर होता है? हम बकल कैविटी में हमने अभी बात की, स्टमक में हमने बात की, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर हेडिंग बनाएंगे। नंबर 1 क्या? इन बकल कैविटी, BUCCAL बकल कैविटी, ठीक है। नंबर 2 बकल कैविटी के बाद आ जाती है बारी किसकी? स्टमक की, क्योंकि इसोफेगस में कभी डाइजेशन नहीं होती, ठीक है ना। स्टमक, ठीक है बच्चों। और थर्ड हमारा पार्ट है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। नोट करेंगे आप साथ साथ मेरे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्लियर? तो सर इन तीनों के अंदर देखो, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इन तीनों के अंदर दोनों डाइजेशन होते हैं, फिजिकल भी डाइजेशन भी। लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछे बताओ फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्या? कि सर बकल कैविटी के अंदर क्या होती है? मेस्टिकेशन। क्या होती है? नोट करेंगे बच्चों मेरे साथ, MESTICATION, मेस्टिकेशन। ठीक है। मेस्टिकेशन type of physical digestion is always proceeded in the buccal cavity, MAS,
TICATION, दैट इज मैस्टिकेशन। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर होती है बच्चों चर्निंग, CHURNING, दैट इज चर्निंग। क्लियर? ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की फिजिकल डाइजेशन को बच्चों बोलते हैं सेगमेंटल मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? सेगमेंटल, SEGMENTAL, सेगमेंटल मिक्सिंग। सही है बच्चों? तो ये था बच्चों हमारा फिजिकल डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे केमिकल डाइजेशन की, लास्ट छोटे से पॉइंट की। तो आप मेरे साथ यहां पर लिखेंगे, इन दिस, हमारा आज का लास्ट पॉइंट रहेगा केमिकल डाइजेशन। इन दिस डाइजेशन केमिकल नेचर ऑफ फूड इज चेंज। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? केमिकल नेचर, नेचर जो है ऑफ फूड चेंज्ड। क्लियर है बच्चों? केमिकल नेचर चेंज हो जाएगी। क्या केमिकल नेचर में क्या चेंज आएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? मैं सिंपल लिख रहा हूं, आपको पूरी लाइन लिखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्सटेंसेस कन्वर्ट्स इनटू इनऑर्गेनिक। ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। छोटे पार्ट में वो टूट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन तोड़ेगा कौन? तो बच्चों मेंशन हम यहां करेंगे एंजाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि यहां पे कहा था नो यूज ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है ना? ये लीजिए, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल नेचर, यानी कि एंजाइम की हेल्प से। आप इसकी डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, इन द केमिकल डाइजेशन food is break down with the help of digestive enzymes and convert into inorganic substances। समझ आया? तो ये भी आपकी डेफिनेशन, कैसे मर्जी आप बोलिए बच्चों। आप ये भी लिख सकते हैं, इन केमिकल डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे आपका मन करे वैसे लिखिए, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, लास्ट एक वर्ड, सर इन एंजाइम्स की नेचर क्या होती है? जो डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे, उनकी नेचर क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है। अब हाइड्रो माने वोटर, लिटिक माने तोड़ने वाले, वोटर की प्रेजेंस में तोड़ने वाले एंजाइम, दैट आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, यानी कि इन केमिकल डाइजेशन, आप दोबारा से फिर से अपनी मर्जी से दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या करते हैं हम लोग बच्चों? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था आपका आज का टॉपिक। समझ आया आपको? ठीक है, आप मेरे को थंब इंप्रेशन से बता सकते हैं। कुछ मैसेज आए हैं आपके, ये साथ साथ आ रहे हैं। हाइड्रोलिटिक मींस बच्चों हम 2-3 मिनट का ये सेशन लेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड लेक्चर आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, रिपीट का जो बच्चों आपने कहा, मैंने आपको रिपीट कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, आप इसके नोट्स बनाइए। और कोई भी बच्चों अगर आपको डाउट है, चाहे वो एनसीईआरटी में है आपका, चाहे वो आपका
कोई भी अगर आपका डाउट है आप मेरे से डायरेक्ट को फोन करके व्हाट्सएप से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमने फिजियोलॉजी का पार्ट अभी शुरू किया है। ये तो इंट्रोडक्शन थी ना, अब हम एक एक ऑर्गन वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, बाय।